नमस्कार। तो आज एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में हमें देखने को मिलती है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए जो है वो वैकेंसी देखने को मिलती है हम लोगों को। हम देखेंगे इसमें जो ओपनिंग है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं और कब तक आप अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो 23/10 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो फ़ी का स्ट्रक्चर रहेगा वो देखिए, इसमें जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए आपको 2500 रुपये पे करने होंगे। पीजीटी टीजीटी के लिए आपको 2000 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपको 1500 रुपये पे करने होंगे। इसका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होगा वो 3 टियर में होगा, जैसे टियर 1 एंड टियर 2। और फिर जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें क्या क्या पोस्टें हैं। इसमें जो पोस्टें भरी जाएगी वो आपकी प्रिंसिपल की होगी, पीजीटी की होगी, टीजीटी की होगी, फीमेल स्टाफ नर्स है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, जीएस है। खासकर इस पोस्ट पे ध्यान दीजिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये 228 पोस्ट है। और लैब अटेंडेंट ये 146 पोस्ट है, यानी कि टोटल पोस्ट जो है वो 7267 पोस्ट है। इसके अलावा जो ब्रेकअप है वैकेंसीज़ का हॉरिजॉन्टल, वो आप देखेंगे। जैसे वर्टिकल अगर हम देखें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें देखिए यूआर की जो पोस्टें हैं वो 116 हैं। उसी के को कंटिन्यू देखते हुए ओबीसी एनसीएल की 60 पोस्टें हैं, एससी की 33 हैं, एसटी की 16 है और टोटल 225 है। ये प्रिंसिपल की पोस्टें हैं। तो इसके लिए तो देखिए हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इसके लिए एलिजिबल तो होंगे नहीं, पर जो खासकर जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि इंग्लिश की जो वैकेंसीज़ हैं वो टोटल 112 हैं, हिंदी की 81 पोस्टें हैं, मैथ की 134 हैं, केमिस्ट्री की 169 है, फिजिक्स की 198 है, बायो की 99 है, हिस्ट्री की 140 है, जियोग्राफी की 98 है, कॉमर्स की 120 है, इकोनॉमिक्स की 155 है, कंप्यूटर साइंस की 154 है, यानी कि टोटल पोस्ट जो है वो 1460 है। तो यहाँ पे अगर जो कोई भी इसकी जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर उसका क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की है। उसमें भी सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन इस प्रकार से, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें जो है वो कंप्यूटर साइंस की हैं, जैसे कि 550 पोस्टें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम टीजीटी रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो ये अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं और उससे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज में आते हैं और उसकी कितनी पोस्ट है। ये टोटल जो है वो 223 पोस्ट है इसमें। इसके अलावा मिसलेनियस कैटेगरी की टीजीटी की जो पोस्ट है उसमें जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, आपका पीएटी हो गया, मेल फीमेल दोनों के लिए, लाइब्रेरियन की पोस्ट है इसमें। तो ये कुल मिलाकर के 89 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है मिसलेनियस में। देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप जो हॉस्टल वार्डन है और हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसियाँ निकली हुई है। और 346 पोस्ट जो है वो मेल के लिए है और 289 जो है वो फीमेल के लिए है। अगर हम फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें 550 पोस्टें हैं, अकाउंटेंट की 61 है। अगर जीएसए की बात करें हम तो ये 228 पोस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। लैब अटेंडेंट जो है वो 146 है इसमें। अगर हम इसमें देखेंगे कि इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रखी हुई है इन्होंने, तो इसमें देखिए जैसे कि ये आपको बता दिया है मैंने कि द कट ऑफ डे टू डिटरमाइन वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट विल बी 23/10/2025 बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट्स मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन 23/10/2025 इवन इफ द लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्सटेंडेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। तो ये सब आपका जो भी कट क्राइटेरिया होगा वो 23/10 से पहले पूरा होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो आता है आपका वो है पे लेवल। तो जो प्रिंसिपल की पोस्ट आती है हमारी वो लेवल 12 की पोस्ट है। उसके बाद पीजीटी की जो है वो लेवल 8 की पोस्ट है, यानी कि लेवल 12 का मतलब हो गया आपको 78,800 रुपये जो है वो बेसिक तनख्वाह दी जाएगी। पीजीटी की बात करें तो उसमें आपकी लेवल 8 की है, यानी कि 47,600 रुपये आपको बेसिक मिलेगा। उसके बाद टीजीटी की बात करें तो इसमें 44,900 रुपये आपको बेसिक दिया जाएगा। लाइब्रेरियन की बात करें तो ये लेवल 7 की पोस्ट है, यानी कि इसमें 44,900 रुपये मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो स्टाफ नर्स है फीमेल, उसके लिए आपको 29,200 रुपये मासिक जो बेसिक पे मिलेगी। अकाउंटेंट जो है वो 35,400 रुपये।
लेवल 6 की पोस्ट है ये। और JSA जो है वो लेवल 2 की है, यानी कि 19,900 रुपये दिए जाएंगे। और लैब अटेंडेंट जो है ये लगभग क्लास 4 के इक्विवेलेंट इसकी सैलरी रखी गई है, यानी कि 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें तो हमें टियर 1 देखने को मिलेगा सबसे पहले। और इसके बाद जो टियर 1 होगा, खास करके ध्यान दीजिए, वो होगा OMR बेस्ड, यानी कि आपका पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा। आजकल जैसे कि डिजिटल पेपर होते हैं, CBT होते हैं, तो इसमें ये देखने को आपको नहीं मिलेगा। टियर 2 जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड MCQ OMR बेस्ड सिस्टम का। आफ्टर टियर 2 देयर विल बी इंटरव्यू होगा, किसके लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, और स्किल टेस्ट होगा JSA के लिए। तो इसमें देखिए चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसका सिलेबस जो है वो ये रहेगा, जैसे कि रीजनिंग हो गया, रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गया, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स हो गए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस हो गया, फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 10-10, 30-20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे का एग्जाम इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो देखिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे ना, वो होंगे 1:10 के रेशो में, यानी कि जैसे हम मान के चलते हैं कि 228 बच्चे जो हैं वो JSA 228 पोस्टें JSA की है, तो वहाँ पे जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे जो टियर 1 में, वो होंगे 2800। तो इस तरह से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसी हिसाब से आप देखेंगे कि जैसे PGT का होगा, उसमें भी आपको जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल देखने को मिलेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 15 सवाल देखने को मिलेंगे, नॉलेज ऑफ ICT जो है वो 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 सवाल आएंगे, और डोमेन से जो आपका नॉलेज होगा वो चेक किया जाएगा, तो उसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों, ये आपको 20 सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो है ये पर ये जो आपका लैंग्वेज होगी ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना है, इसमें कंपलसरी है। तो यानी कि 40 मार्क्स का हो गया, 8 नंबर आपके इसमें आने चाहिए 20 में से। तो इसके बाद क्या चीज़ आती है आपकी कि देखिए इसमें जो आपको टेस्ट होगा वो लिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इस पैटर्न पे ये एग्ज़ाम होगा, और इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि 1/10 के रेशो में शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो देखिए, इसमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो बोलते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा, वो जो वेबसाइट है NESTS अंडर ESSE 2025, तो उसमें जो सिलेबस अपलोड किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 40 देखने को मिलेंगे, और डिस्क्रिप्टिव 15, यानी कि इस पैटर्न पे होगा। टोटल 55 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है जो प्रिपेयर की जाएगी वो टियर 2 एग्जामिनेशन की बेस पे तैयार की जाएगी, यानी कि टियर 1 जो होगा वो एक स्क्रीनिंग की तरह काम करेगा। इसके बाद TGT की बात करें तो इसमें भी आपको सेम सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें भी लगभग वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आपको PGT के लिए चाहिए होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको, तो इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आएगी हमारी वो है आपका हॉस्टल वार्डन। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए जो सिलेबस रहेगा वो जैसे जनरल अवेयरनेस हो के 10 सवाल आएंगे, रीजनिंग के आपके 15 सवाल आएंगे, नॉलेज ऑफ ICT ये भी 15 सवाल आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 सवाल आएंगे, और लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद इसमें जो टियर 2 का एग्जामिनेशन होगा वो भी वही होगा, 40 सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव होंगे, टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल क्वेश्चन 55 होंगे, और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी आपकी टियर 2 एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड होगी। अकाउंटेंट का भी पेपर का आप सिस्टम देख लीजिए किस तरह से एग्ज़ाम लेंगे ये। जनरल अवेयरनेस 10 सवाल, रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन, ICT के आपके 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 सवाल, और लैंग्वेज आपकी 20, लगभग सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। फीमेल स्टाफ नर्स का भी सेम ही पैटर्न है यहाँ पर। इसके बाद आप देखिए JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, कंप्यूटर ऑपरेशन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, और लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, यानी कि 6 सेगमेंट होंगे। और इसमें जो 25 क्वेश्चन होंगे वो आपको रीजनिंग और मैथ से देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन हाईली वेटेज है इसमें।
और उसके बाद आपके 20 सवाल जो है वो जीके से आ जाने हैं, और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होंगे, और लैंग्वेज के भी 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा इसमें। इसमें भी आपका सेम पैटर्न रहेगा, 1/10 के रेशो में जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 55 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें आपकी देखिए खास चीज़ क्या होगी, टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो आपका पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर ओनली, और 50 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 20 नंबर आपको लाने कंपलसरी है। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट इन टीयर 2 शैल बी कॉल्ड फॉर द टीयर 3 टाइपिंग टेस्ट इन द रेशो ऑफ 1/3, यानी कि फिर जो टाइपिंग के लिए आपको लिया जाएगा वो 1/3 के रेशो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसमें भी लगभग आपको सेम ही सिलेबस देखने को मिलेगा जो कि आपको जेएसए में है। इसके बाद बात करूं मैं आपका, देखिए इसमें आपको खास चीज़ ध्यान देनी है मार्किंग स्कीम की। आपका जो सही क्वेश्चन होगा उसको आपके 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आपने गलत मार्क किया है, गलत आंसर देते हैं, तो उसमें 1/3 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यानी कि लगभग यूपीएससी और आजकल का जो ट्रेंड है नेगेटिव मार्किंग का, उसी के पैटर्न पे आपकी नेगेटिव भी होगा यहाँ पर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, वो आती है कि कैंडिडेट सजेस्ट किया है इन्होंने कि कैंडिडेट में डाउनलोड द सेम इन स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी आपको, तो प्रोविजनल आंसर की जो होगी ना, वो आप जो है लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर 2 to 3 days टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट टू चैलेंज द आंसर। और यानी कि जब आंसर की रिलीज करेंगे ना ये, तो आप जो है वो 1000 रुपीज़ जो है वो पर क्वेश्चन आपको चैलेंज अगर करते हैं तो आपको एक सवाल के लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फ़ीस रखी हुई है। अगर वो ये गलती करते हैं तो इसका भुगतान हमें ठीक करवाना है, तो 1000 एक सवाल का देना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट जो है सिलेबस यहाँ पे बात की हुई है इन्होंने। सिलेबस जो है डिटेल सिलेबस फॉर ऑल पोस्टर्स गिवन जो है वो आपका इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, https://neststribal.gov.in पे आप जा कर के इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो हमारा है, जैसे रफ वर्क हो गया, तो उसके लिए आपको अलग से पेज ले जाने की ज़रूरत तो नहीं है, स्पेस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको टेक्स्ट बुकलेट के ऊपर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है तो उसमें आपकी एज जो है 50 से ज़्यादा ना हो, और आप जो आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए एक, और एटलीस्ट आपके उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा जो पीजीटी की पोस्ट है उसमें आपका क्या होना चाहिए कि आपकी उम्र 40 से ऊपर ना हो। ऑब्वियसली जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी को दी जाती है, जैसे कि SC ST OBC हो गया, वो तो आपको मिलेगी, पर जनरल के लिए ये 40 क्रॉस ना हो। और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCTE रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द डिटेल्स अगेंस्ट एवरी पोस्ट। यानी कि आपका अगर है 4 साल का प्रोग्राम है या बीएड है आपकी, तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और मास्टर डिग्री में आपकी 50% मार्क्स जो है वो कंपलसरी है जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो देखिए ये सब्जेक्ट वाइज जो है वो तो आपको होना ही चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उसमें। नेक्स्ट जो चीज़ आती है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पे ध्यान देना है आपने, कि इसमें जो है देखिए आपका एक तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, और दूसरा जो है वो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी आपका बोलते हैं कि MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT MCA। तो इसके बाद बीएड जो है वो रिक्वायर्ड है प्रमोशन के लिए फ्यूचर में, तो बीएड जो है वो कंपलसरी होगी इसमें। उसके बाद की बात है, जैसे टीजीटी की पोस्ट होगी, आपकी एज जो है वो उसमें 35 से ऊपर ना हो जनरल कैटेगरी की, और जो इसमें होगा वो आपकी या तो जैसे कि 4 साल का ये बीएड का जो सिस्टम चला हुआ है वो होना चाहिए आपके पास, वो डिग्री होनी चाहिए, या आपकी ऑनर्स डिग्री, बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ABC, तीनों में से एक एक आपका होना चाहिए। यानी कि पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी आपकी बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, तो इसमें देखिए 3 years इंटीग्रेटेड BEd MEd, और उसमें जो है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, BEd डिग्री होनी चाहिए, या एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए, और साथ में CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें
तो आपका जो कंप्यूटर साइंस है उसमें भी लगभग आपको BCA होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद आपका जो है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के रूप में आप देखेंगे इसमें कि आपको जो है वो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश विद अदर लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज जो है उसका भी। बाकी जो मिसलेनियस सब्जेक्ट है उनकी भी इन्होंने इसमें डिटेल डाली हुई है। देखिए लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है ना उसके लिए आपकी एज जो है वो 35 साल से अंदर होनी चाहिए। और इसके लिए जो है एजुकेशन के तौर पर आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें, लाइब्रेरी साइंस में, और उसमें भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये डिग्रियां इसमें से अगर आपके पास कोई एक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, रेजिडेंशियल स्कूल में वर्क करने का, और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। स्टाफ नर्स के लिए आपके पास 35 साल से कम आयु होनी चाहिए आपकी, और BSc ऑनर्स से आपने नर्सिंग की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा 2.5 ईयर्स कम एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम आपके पास होना चाहिए, यानी कि 2.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपने काम किया होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। हॉस्टल वार्डन बॉय की बात करें तो इस पर ध्यान दीजिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 35 साल से कम अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। ये 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की बात करता है, या आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए सिंपल डिग्री है आपके पास, प्लेन डिग्री जिसको प्लेन BA बोलते हैं, अगर वो भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए जो है वो आपकी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। ध्यान दीजिए कॉमर्स होनी चाहिए, इन्होंने साफ क्लियर किया, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद जो GS है उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सिंपल 12th पास है आपकी, और आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड हिंदी में। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लैब अटेंडेंट के लिए आपके पास जो है वो 10th पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, या 12th पास होनी चाहिए आपकी साइंस स्ट्रीम से। तो ये इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखी हुई है इन्होंने, जैसे कि एजुकेशनल और जो एज क्राइटेरिया वो भी मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया है सभी पोस्ट का। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है का प्रोविजन है वो देखिए, SC के लिए आपको 5 साल, OBC NCL के लिए 3 साल, कैंडिडेट विद 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम और अलाइड कैडर्स 5 साल की उसमें दें। तो इसमें आप इसमें पूरी अपनी एज को उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो एक चीज़ आएगी वो है आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम जो है वो इसका कब तक हो सकता है, ये जो है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा। जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप इन सब क्राइटेरिया पे या जो भी इन्होंने मानदंड तय किए हुए हैं इस भर्ती के, अगर उस पर आप खरे उतरते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कीजिए। और बहुत अच्छी जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में ये आपके लिए काम कर सकती है। ये एक बहुत अच्छी जॉब हो सकती है आपके लिए अगर आपके पास ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किए हैं। थैंक यू।